हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जिस तरह से हमारी जो आरआरबी लोगों के लिए जो सीरीज चल रही है फिजिक्स की, उसको कंटिन्यू रखते हुए अब हम लेक्चर नंबर 10 जो हमारा है, इसके अंदर हमने जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने 5 क्वेश्चंस देखे थे विद कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट भी बताया था इसके साथ कैसे रिलेट करना है कंसेप्ट को। देखो क्या होता है कि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो आप क्वेश्चन को जल्दी हैंडल कर सकते हो। और जो बात हुई टाइम, जो बाई टाइम की, तो वो आपको प्रैक्टिस के साथ आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी क्लैरिटी आती जाएगी और आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। ये ध्यान रखना, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। आप सोचो कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए, इसके लिए कोई शॉर्टकट या ट्रिक, तो मैं कह रहा हूँ ट्रिक के पीछे ना भागें। क्योंकि ट्रिक के पीछे भागोगे तो क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन आएगा आपके पास। ऐसी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में हर पॉइंट से कितने ही क्वेश्चन बना लो आप, बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि एक क्वेश्चन रहे, दो क्वेश्चन रहे, या इसी बुक से कोई क्वेश्चन बनेगा, नहीं। कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्यों? अगर आप रट के चलोगे कि हर क्वेश्चन को इस तरह से शॉर्ट ट्रिक ही है, तो शॉर्ट ट्रिक नाम कुछ नहीं है ये भाई। मैं एक ही चीज कहता हूँ, आपको कंसेप्ट पे पकड़ करनी है। कंसेप्ट आपने पकड़ लिया, क्योंकि फिजिक्स एक तरह से साइंस की ब्रांच है, और आपको पता है कि जो साइंस होती है वो कंसेप्ट मांगती है, ठीक है। तो क्या होता है, आपको कंसेप्ट पर फोकस रखना है, ना कि आपको किसी ट्रिक या ऐसे वैसे जो भी है, ठीक है। केवल आपको कंसेप्ट पे फोकस रखना है और प्रैक्टिस करते जाओ, स्पीड तो ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रिक के पीछे ना भागे। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे 5 तक हो चुके थे। उसके बाद छठा क्वेश्चन आता है हमारा, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा जो छठा क्वेश्चन है, उससे पहले हमारा जो छठा हो सॉरी लिखो, तो छठा क्वेश्चन है हमारा, वो है मोरे लॉ पर। जो आपका मोर लॉ है, मोर्स का जो नियम है उसके ऊपर है। तो देखो, इसका एक बता भी दूं कि ये है क्या, छोटा सा क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये जो लॉ है ना, मोरे लॉ, ये वाला जो लॉ है आपका मोरेज लॉ, ठीक है। देखो, ये कोई लॉ फिजिक्स का कोई लॉ नहीं है, सीधी बता दूं मैं कि ये आपका फिजिक्स का कोई फिक्स नहीं लॉ नहीं है। ना आप आगे पढ़ते हो इसे, इतना कोई खास लॉ नहीं है। इसका जो क्वेश्चंस बनता है पर्टिकुलर यही क्वेश्चंस बन सकता है, लास्ट फाइनल है। इतना मुझे भी खास लगता नहीं कि यहाँ से कोई क्वेश्चंस बनता होगा। बट क्या होगा, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर यही टाइप्स का क्वेश्चन बनेगा जो मैं बता दूंगा, जो कि आपकी बुक के अंदर भी है। इससे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता। तो एक बार मैं इसे देख बताता हूँ क्या है ये लॉ। तो देखो, इस ये जो लॉ है ना आपका मोरेज लॉ, ये क्या है कि एक जो आपके इटेल इटेल के संस्थापक गार्डन मोर्न के द्वारा दिया गया था। इटेल का जो संस्थापक होता है, उसने ये दिया था, कब दिया था? 1965 के अंदर, ठीक है। 1965 के अंदर ये लॉ दिया गया था, मोरेज लॉ। इसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि जो आपका ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, उनके बारे में बताया था कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके अंदर 2 साल बाद जो होती है करंट बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा, उसका साइज क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। देखो, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मोर का नियम इटेल के सह संस्थापक गार्डन मोर द्वारा कहा गया है कि यह एक सामान्य नियम है कि चिप का ट्रांजिस्टर की संख्या हर 2 महीने में, हर 24 महीने में दुगनी हो जाती है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो चिप की जो संख्या होती है, ट्रांजिस्टर, जैसे मान लीजिए कोई चिप होती है आपकी, ट्रांजिस्टर ऐसे ही तो होते हैं। ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे। ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो इस तरह की चिप्स देखी होगी आपने, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर से चिप ऐसी देखी होगी आपने। वो क्या होते हैं, इसने सिर्फ ये लॉ बता, देखो ये लॉ कोई फिजिक्स का यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि ये जैसे आपका ग्रेविटेशन लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कूलॉम्स लॉ है, ऐसे ही ओम्स का नियम है। ये कोई जो ये लॉ है, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है जो हम कह सके कि ये लॉ है। ये जो नियम है वो केवल एक ऑब्जर्वेशंस के आधार पर किया गया था, ठीक है। ऑब्जर्वेशन किया गया मतलब अनुमान लगाया गया था। और ये जो अनुमान लगाया गया था, ये थोड़ा सा करेक्ट भी बैठा था, तो इसलिए इसे लास्ट में जाके करेक्ट बैठा गया।
तो इसे लो बना दिया गया, ठीक है, एक नियम बना दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इतना लो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं क्योंकि ये फिजिक्स के अंदर एक पर्टिकुलर या यूनिवर्सल लॉ का दर्जा इसे नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है इसका नियम, ठीक है। इस जो ये नियम है इसकी एक ऑब्जर्वेशन दी गई है, ये कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है जैसे कि आपके एज ए अदर्स लॉ है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। तो इसके अंदर से भी आपको अगर क्वेश्चन बनता है तो वो यही बनेगा कि जो आपके एक चिप्स पर ट्रांजिस्टर की संख्या जो होती है चिप के अंदर जो चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या चिप पर क्या होगा, ट्रांजिस्टर की जो संख्या होती है वो हर 24 महीने या 2 साल, हर 24 मंथ के बाद या आप 2 साल बाद बोल सकते हो, क्या हो जाती है, वो दोगुनी हो जाती है, डबल हो जाती है, क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, ठीक है। और जो होता है चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या क्या हो जाती है, 24 महीने या 2 साल में दोगुनी हो जाती है, और चिप का जो आकार है वो घटने लगता है, चिप का जो आकार होता है वो घटने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। तो यहीं से ये जो मोरेज लॉ है उससे सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, ऐसे कोई दूसरा क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि मोरेज लॉ 1965 के अंदर दिया गया था, जिसमें चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या हर 24 मंथ या 2 ईयर्स पर क्या हो जानी चाहिए, क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, और जो चिप का आकार होता है वो क्या होने लगेगा, घटने लगता है, डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका मोरेज लॉ हो जाएगा, और आपका जो 6 जो क्वेश्चन है बुक का उसका जो आंसर आएगा वो भी यही है, 24 मंथ, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक था, दैट इज क्लियर, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस के आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके पास फिर है, अक्रॉस द एंड ऑफ ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट प्रोवाइड द टेम्परेचर रिमेन द सेम, ठीक है। मतलब आपका एक रेजिस्टेंस जो है वो आपके करंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब समझाते हैं, एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन है कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच, क्वेश्चन नंबर 7, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच खालिस्तान इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है, जब तापमान यदि तापमान स्थिर हो। देखो क्वेश्चन ऐसे करो ऐसे कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच खालिस्तान इसमें प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, तो समानुपाती होता है, जबकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो करो इसे। देखो किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो विभवांतर
धारा के अनुक्रमानुपाती बोलो या समानुपाती बोलो, कब होता है, किस केस में आता है, ओम के नियम में आता है। ठीक है, कहाँ आता है, ओम के नियम में। ठीक है, अब आपके पास आंसर मिल गया होगा कि V प्रोपोर्शनल टू होता है I के। जब प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटता है तो हमारे पास R कांस्टेंट आता है रेजिस्टेंस, और I हमारे पास है तो V बराबर IR। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती होता है। तो किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर इसमें प्रभावित होने वाली धारा के समानुपाती होता है यदि तापमान स्थिर हो तब। ठीक है, तापमान जरूरी है, वेरी भी कर सकता है, बदल भी सकता है। ठीक है, बट कंडीशन बदल जाएगी उसके अनुसार, वहां ओम के नियम में नहीं, वहां क्योंकि अगर भाई तापमान स्थिर रहेगा तभी ये ओम का नियम वैलिड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उतारो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे मैं रफ करता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है कि टू रेजिस्टेंस आपके पास एक R ओम एंड एक 15 ओम आर कनेक्टेड टू द पैरेलल एंड गेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास 12 ओम है। देन आपको फाइंड करना है R की वैल्यू। हिंदी में देखो कि क्या होता है, आपके 12 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 8 कि 12 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोध 12 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तब R का मान ज्ञात करो। देखो सॉल्यूशंस करो इसका, सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई करके देखो। देखो हम ट्राई करते हैं इसे। 12 ओम का प्रभावी प्रतिरोध आपको प्राप्त करना है। ठीक है, मतलब आपके पास जो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस मिला है वो आपके पास 12 ओम मिला है, 12 ओम। ठीक है, किससे मिला है, आपके पास दो प्रतिरोध है, आपके पास एक R ओम का है और दूसरा है 15 ओम का। ठीक है, तो मतलब आपके पास R1 की जो वैल्यू है वो है आपके पास R ओम। ठीक है, R2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 15 ओम और R रिजल्टेंट जो है वो आपके पास है 12 ओम। ठीक है, अब हमारे पास समांतर क्रम की बात की है। ठीक है, अब हमें पता है कि समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है फॉर्मूला
समांतर क्रम में होता है आर इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 की। ठीक है, तो जो जो वैल्यू आपके पास पुट करते चलो, तो देखो 1/r इक्विवेलेंट 12 ओम का है। ठीक है, उसके बाद आपके पास R1 की वैल्यू R है और आपके पास ये है 15 ओम। ठीक है, इसे मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया ऐसे। इसके अंदर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 60। ठीक है, तो 12 पंजे 60 और ये 4 आ जाएगा, 15 चौके 60, तो 4 आ जाएगा 1/r। ये बचेगा 1/16 1/r। तो आपके पास R की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, R की वैल्यू आ गई 16 ओम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 16 ओम उत्तर। ठीक है, सॉरी 60 ओम उत्तर आ जाएगा, 60 ओम कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि यदि यदि इफ, इंग्लिश में देख लेते हैं पहले कि इफ 19 जूल ऑफ द वर्क इज डन इज मूविंग ए चार्ज ऑफ 2000 कूलम्स अक्रॉस वोल्टेज फाइंड वी। ठीक है, मतलब देखो कि यदि 2000 कूलम आवेश को v वोल्ट से विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने के लिए किया गया 90 जूल कार्य, तो वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं इसे। देखो क्वेश्चन है आपके पास, यदि 2000 कूलम आवेश को, क्वेश्चन है 9th कि यदि 2000 कूलम आवेश को, यदि 2000 कूलम आवेश को V वोल्ट विभवांतर वाले विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल है, 90 जूल है, तो V का मान ज्ञात करो। चलो लगाओ, इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, उत्तर आपके पास मिलेगा। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि विभवांतर और कार्य के बीच संबंध V बराबर W/Q। ठीक है, पढ़ा ना भाई। आपके पास यदि जूल वर्क की बात करें तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन लेना है। देखो एक विभवांतर के ऐसी कोई क्वेश्चन है, एक ये वाला भी है, एक ऐसे कई फॉर्मूले में डिस्कस करूं तो देखो ऐसा एक V बराबर IR भी आ सकता है, V बराबर W/Q हो सकता है, V बराबर होता है KQ/R भी हो सकता है, V बराबर और V बराबर होता है E.D भी होता है। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। मतलब ये जो संबंध है ना, E बराबर V/D,
ये V बराबर ही डॉट डी, ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र, और डी मतलब दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस मतलब समझ रहे हो। तो ये आपके पास फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये तो एक, और एक ये फॉर्मूला, तो विभवांतर के ऐसे कोई फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले इसको मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। तो करो इस क्वेश्चन को, ऑप्शन पुट, वैल्यू पुट करो और उत्तर फाइंड हो जाएगा। तो देखो करते हैं। आपके पास विभवांतर ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। जूल आवेश कितना है, आवेश की वैल्यू हमारे पास 2000 कूलम, ठीक है। उसके बाद आपके पास 90 जूल वर्क कर रहा है, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, तो अब आपके पास बचेगा 9/200, ठीक है। तो इसको काट के कितना उत्तर आएगा, इसको काटेंगे तो आपके पास जो उत्तर बन निकल के आएगा वो आएगा 0.045, कितना आएगा 0.045 वोल्ट, ठीक है। ऐसे कर लो, क्योंकि आप एक पॉइंट लगाओगे तो यहाँ एक जीरो निकल आएगी, ठीक है। फिर एक जीरो लगा दोगे तो ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और 2 चौके 8 आएगा, फिर 2 पंजे 10 मिल जाएगा। तो ऐसे सोल्व कर लेना, ठीक है। इसमें भाग डिवाइड आप दे सकते हो। तो ये हो जाएगा 0.045 वोल्टेज, इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। तो इसे उतारें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उस तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, कि उस तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जिस पर 500 वोल्ट का विभवांतर है। कितने का, 500 वोल्ट का विभवांतर है, और आरोपित किए जाने पर उसमें से 5 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। मतलब वोल्टेज की वैल्यू आपके पास 500 है, हाँ 500 वोल्टेज है, और करंट की जो वैल्यू है 5 मिली एम्पीयर है, ठीक है। करो इसे, क्वेश्चन बोल रहा है मैंने, इतना मैं क्वेश्चन उतारता हूँ, आप कर देना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से डायरेक्ट आप कर सकते हो, बिकॉज अदर कंसेप्ट कुछ है ही नहीं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि उस तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, उस तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, उस तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जिस पर 500 वोल्ट का विभवांतर है, जिस पर 500 वोल्ट का विभवांतर है, जिस पर 500 वोल्ट का विभवांतर है, आरोपित किए जाने पर, आरोपित किए जाने पर, किए जाने पर उसमें से 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, कि धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। चलो करो क्वेश्चंस को, सिंपल है, देखिए देखो करते हैं। V बराबर IR, अपना वही फॉर्मूला लगा दो ऐसे ही। आपके पास वोल्ट है, एम्पियर है, रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, तो R बराबर हो जाएगा V/I के। V की वैल्यू कितनी है, 500 वोल्ट, ठीक है। 5 मिली एम्पियर का मतलब होता है 5 गुणा 10 की पावर -3, मिली का मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है, जैसे होता है तो लिखवा दो तो मिली होता है ना, मिली, शायद ऐसी है, ये है, कोई सा भी सकता है। 10 की पावर -3 प्लस में आएगा तो वो किलोग्राम वाली बोलते हैं, वो है, ठीक है। फिर एक होता है माइक्रो, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। एक होता है नैनो,
10 की पावर -9, एक होता है पीको 10 की पावर -12, याद रख लो ना, इंपॉर्टेंट है भैया बिल्कुल। ठीक है, तो देखो मिली एम्पीयर की बात हो रही है, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा कितनी हो जाएगी, आर बराबर देखो भैया ये हो जाएगा 500 गुणा 10 की पावर +3 अपॉन 5। ठीक है, तो आर बराबर ये कितना हो जाएगा 100, 10 की पावर 3 का मतलब होता है किलो, किलो ओम, 100 किलो ओम इज द राइट आंसर। उतार लो इसे, 100 किलो ओम इसका उत्तर आएगा सही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विभवांतर धारा और चालकता और लंबाई के धारा के अनुक्रमानुपातिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया, भाई ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है, जो आपका 11वां क्वेश्चन है वो मैंने पहले शायद डिस्कस कर चुका हूं मैं, तो मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा, मैं डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन समझा रहा हूं आपको किस तरह से वो होगा। ठीक है, इन्हें याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा, क्योंकि यदि आपके पास मिली की वैल्यू नहीं पता तो आप यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, चाहे आपके पास फॉर्मूला आता हो या नहीं आता हो। ठीक है, और ये है ना, ये जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, इन्हें पर्टिकुलर टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ये है कि आप एक बार उसे याद कर लो अच्छी तरह से, उसके बाद थोड़ी सी निकल जाए तो क्वेश्चंस में आती हैं, तब ऑटो बार बार प्रैक्टिस से ये सब कुछ क्लियर होने लगते हैं। ठीक है, देखो भाई, चलो देख करके ही देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर, निम्नलिखित में से उतार लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से में वी विभवांतर है, आई धारा है, आई क्या है आपके पास करंट हो गया। ठीक है, सिग्मा आपके पास चालकता है, सिग्मा क्या हो गई आपके पास कंडक्टिविटी, चालकता हो गई। एल इसकी आपके पास क्या होगी, एल लंबाई हो गई। ठीक है, एल क्या हो गई, लंबाई हो गई। ए आपके पास अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया, प्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया। ए क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो संबंध बताना है, संबंध बताओ, बताओ भैया क्या होगा संबंध, सॉल्यूशन बताइए। ऑप्शंस देना पड़ेगा, ऑप्शंस दूं दिख जाएगी, चलो ले लो ऑप्शन इसमें तो संबंध के लिए, सिग्मा बराबर वी अपॉन, सिग्मा बराबर वी एल इंटू आई ए के। ऑप्शन नंबर बी है आपका वी वी एल बराबर सिग्मा आई ए के। ये क्या है, ये तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सेम है भैया। ठीक है, दिख ही रहे हो तो। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास वी ए बराबर आई एल सिग्मा के। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास वी सिग्मा ए इज इक्वल टू आई एल। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन को करो, देखो करके देखो। तो देखो
सॉल्यूशन देखते हैं इसका। V क्या है आपके पास, विभवांतर I धारा है, सिग्मा कंडक्टिविटी है, और ये क्या है आपके पास, L लेंथ है आपके पास, और ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि V बराबर होता है IR के, ठीक है। तो देखो रो बराबर हमने पढ़ा था, रो बराबर होता है RA/L के, ठीक है। ये संबंध तो हमें पता है कि रो बराबर होता है RA/L, ठीक है। अब आपके पास जो कंडक्टिविटी होती है वो 1/रो की होती है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि सिग्मा बराबर L/RA के, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा बराबर L/RA के, ठीक है। मैंने इसे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है, क्योंकि ये इन्वर्सली है ना, तो इन्वर्स करेंगे तो हम ऐसे उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो सिग्मा बराबर L/, अभी हमारे पास विभवांतर नहीं आता, तो हम जानते हैं V बराबर होता है IR की, तो R बराबर होता है V/I के, ये हम जानते हैं। तो देखो R बराबर V/I इंटू A के, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि LI बराबर होता है सिग्मा VA के, LI बराबर होता है, LI बराबर होता है सिग्मा VA के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि आपकी जो बुक है उसके अंदर LI बराबर रो सिग्मा ए के, आपकी जो बुक है उसके अंदर ऑप्शन नंबर डी, ओ सॉरी सी करेक्ट दे रखा है, वो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा भैया। देखो अब रीजन बताऊंगा क्यों, इसे करो एक बार। देखो भैया मतलब क्या है इसका, दिक्कत क्या है, क्वेश्चंस में आपने मान दे रखा है डी। अगर क्वेश्चन बुक वाला, अगर क्वेश्चन बनाने वाला आपसे पास ये चालकता ना देकर ये देता ना प्रतिरोधकता रो, देन आफ्टर आपका जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर सही हो जाता, आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो आपने किताब वाले ने आपको यहाँ तक किया है, कैसे देखो इसको अलग पोर्शन से समझते हैं हम। देखो यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को कि करते हैं उस किताब वाले की तरह से। देखो उसने गड़बड़ क्या की है कि यहाँ सिग्मा की जगह रो मान के चल रहे हो, बात सही है। रो बराबर होता है RA/L के, ठीक है। तो रो बराबर होता है, R बराबर होता है V/I के, तो V/I इंटू L, ठीक है। तो IL रो इजिकल टू VA के, ठीक है, मिल गया ना। अब दिक्कत क्या है, मिसप्रिंटिंग की वजह से ये रो को क्या लिख दिया उसने, सिग्मा लिख दिया। तो ये ऑप्शन ऐसे बना दिया उसने कि VA बराबर सिग्मा IL के, ध्यान रख लो, इस क्वेश्चन को समझ लो। तो ये ना होकर ये तब सही था तब आपके पास रो आता, ठीक है। अगर यहाँ मैं रो लिख देता हूँ तो ये ऑप्शन सही होता है, ना कि ये सिग्मा वाला गलत है, ठीक है। ये आपका इसमें करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये सिस्टम है, पहचान लेना क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है अगर इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या है ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। बताओ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इस राइट, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे समझ लिया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है। देख लेना बुक की तरह, क्योंकि कभी कभी हो जाता है मिसप्रिंट आ सकती है, ऐसा कोई नहीं है, इशू कोई बड़ा नहीं है कि नहीं आ सकती, ठीक है।
और आप कहो तो मैं जो ये प्रैक्टिस सीजन है, जो आपके पास कंसेप्ट है, वो अगर मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही करते चलें तो कैसे रहेगा। मैं आपको क्वेश्चंस में ही कंसेप्ट क्लियर कराते चलूँ तो मेरे हिसाब से अच्छा क्लियर भी रहेगा ज़्यादा। बाकी आपका सजेशंस जैसे आपको बढ़िया लगे, वरना ऐसे तो चल ही रहे हैं जैसे चलते आए हैं। अगर ऐसे सही है, ऐसे क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो ये भी बढ़िया, और वैसे सही है तो वैसे बढ़िया, देने आपको ही है। ठीक है, ये भी मिटलेगा नहीं भैया, मिट लो या जल्दी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपके पास 3.6 किलो ओम के प्रतिरोध से होकर 2.5 मिली एम्पीयर की धारा हो रही है, तो विभवांतर याद कीजिए। V बराबर आई आर से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, V बराबर आई आर से आप कर सकते हो। आई आपको फाइंड करना है, V की वैल्यू है, R की वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, V और R की वैल्यू दोनों के पास आपके पास गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, आपके पास विभवांतर निकालना है, सॉरी। तो V इंटू आई आर करके आप क्वेश्चन नंबर 12 को कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बहुत मस्त ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भैया, ये ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आएंगे, 100% संभावना पूरी पूरी है। अच्छे क्वेश्चनों में इनकी गिनती है। ठीक है, बनाने अरे फिक्स है, क्वेश्चन बनाएगा तो यहां से जरूर बनाएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ना बने फिर तो पेपर का मजा ही नहीं है। ठीक है, तो देखो चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि एक तार की लंबाई, एक तार को, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो रही है भैया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तार को उसकी मूल लंबाई से, एक तार को उसकी मूल लंबाई से 4 गुना तक, मूल लंबाई से 4 गुना तक खींचा जाता है, तब प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, है ना। तब मूल प्रतिरोध, क्या होगा। चलो करो इस क्वेश्चन को। देखो मैं ही समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, समझो। पहले आपको क्वेश्चंस करने हैं तो कंसेप्ट समझा करो, कंसेप्ट नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा रो बराबर आर अपॉन एल, 2-4 फॉर्मूले यही काम में आ रहे हैं आपके, आलतू फालतू के तो ज्यादा आ भी नहीं रहे। ठीक है, तो आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए के, मिल गया कंसेप्ट भैया, बताओ मिल गया ना। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए पाई आर स्क्वायर, डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। ठीक है, कोई भी वायर है, वायर का एरिया क्या होगा, कोई वायर होगा तो वो कुछ ना कुछ सर्कल का एक गोला होगा ना, गोले की तरह होगा सर्कल, एरिया का लगा दिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आर प्रोपोर्शनल टू द एल। अब ध्यान रखना, एक कंसेप्ट याद रख लो, रट लो, कुछ भी करो, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, सबका स्क्वायर कर देना है एक तरह से। ठीक है, स्क्वायर लगता है एक तरह, क्यों है रिलेशन नहीं, आपको स्क्वायर याद रखना। ठीक, अब आपके पास जो जो रिलेशन है वो याद रखना, तो वी आर समानुपाती होता है एल स्क्वायर के। ठीक है भैया, आर प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर की पावर 4 के। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है, यही दो बनते हैं, बार बार बनते हैं, बार बार बनेंगे। कैसे बनेंगे क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कोई वायर देगा आपको पास, और वायर की लेंथ को आधा करेगा, पूरा करेगा, जो भी करेगा वो कर देगा। ठीक है, आपके पास मान के चलो कि हमारे पास कोई वायर है। ठीक है, उसने वायर की लेंथ को आधा कर दिया, वायर की लेंथ को आधा कर दिया, तो वो प्रारंभ में उसका प्रतिरोध कितना होगा भाई, आधा किया है तो लेंथ आधी की है, और लेंथ प्रतिरोध के समानुपाती है। कैसे समानुपाती है, स्क्वायर के। मतलब मान के चलो कि 16/16 कर दी,
तो आपके पास स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगी। समझ आया? तो समझो क्वेश्चन को। तो देखो अब इस क्वेश्चन में समझते हैं। और ये क्या है? त्रिज्या है भाई, एरिया घट गया ना, एरिया उसके 4th पे आएगा, एरिया का क्वेश्चन आएगा तो एरिया का भी संभालेंगे। पर कंसेप्ट याद रखना, एरिया का भी आगे क्वेश्चन आएंगे, और नहीं आएंगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है इसलिए इस पे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो देखो एक तार को उसकी मूल लंबाई से 4 गुना तक खींचा जाता है, तो मूल लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो लंबाई आप खींच रहे हो तो खींचने का मतलब होता है 4 गुना, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रतिरोध भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि इसके समानुपाती है, तो मल्टीप्लाई भी किसके? स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगा। तो जब यदि लंबाई को 4 गुना खींचोगे तो 16 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होगा। तो 16 गुना इज ए करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे, अब इससे नेक्स्ट अगले आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड अगर कोई यहाँ तक किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समस्या है तो उसका हम समाधान करेंगे। आपको बस कमेंट बॉक्स में डालना है कोई भी प्रॉब्लम है। और यदि वीडियो के अंदर कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दें, और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें जो भी आरआरबी लोगों की तैयारी कर रहे हैं, या जिसके अंदर जो भी फिजिक्स जानते हैं ना, उन सब के लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि बेसिक है, ये हमारा बेसिक पार्ट है, ऑल कॉम्पिटिशन्स के लिए सेटिस्फाई है। तो आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन एंड टेक केयर, कैरी ऑन, बाय बाय।